नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच लाइव। मैं हूं आशुतोष कुमार। आज हमारे साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर तपन सांडिल्य सर हैं। इनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि जो 1 अप्रैल से जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो पूरे देश भर में लागू हो रही है उसमें क्या कुछ खूबियां हैं, क्योंकि 34 साल के बाद जो है देश में जो है शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया है। सर, 34 साल बाद शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव आया है, क्या कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं और जब भी भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भी हमारे पास शिक्षा नीति थी, लेकिन पहली बार हमने ये देखा कि 34 साल के बाद जो शिक्षा नीति अभी आई है वो देश के अनुकूल है। माने देश को जो चाहिए कि देश की जो हमारी विशेषता है, जैसे गरीबी है, बेकारी है, यहाँ हम यंग इंडिया कहते हैं भारत को, लेकिन यहाँ के युवा बेरोज़गार हैं। तो हमारी एक ऐसी शिक्षा नीति चाहिए थी कि युवाओं को एक नई दिशा देने का काम कर सके, बेरोज़गारी को कम कर सके। तो पहली बार ये देखा गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि हम वोकेशनल कोर्सेज़ पर और स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जिससे कि हमारे बीच जो व्याप्त बेरोज़गारी समाज में है उसको दूर किया जा सके। इसके पूर्व भी जो शिक्षा नीति थी उसमें इस प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं थी कि हम उसको स्किल करके रोज़गार देने का काम कर सकें। तो मैं सोचता हूं कि इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आगमन हुआ है उसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू, नए नए वोकेशनल कोर्सेज़ के थ्रू हम अपने बच्चों को, अपने युवाओं को हम उसको माने तकनीकी ज्ञान देकर बेरोज़गारी दूर यानी रोज़गार देने का काम कर सकें। सर, इस शिक्षा नीति की अगर बात करूं तो इसमें एक जो बड़ा बदलाव जो निचले स्तर पर देखा जाए, जो पहले जो 10वीं की बोर्ड होती थी, अब तो हो जाएगी 1 अप्रैल के बाद से, उसे ख़त्म कर दिया गया है। ग्रेजुएशन जो 3 साल का होता था ऑनर्स कोर्स, वो 4 साल का हो गया है। तो इस तरह के कई सारे अहम बदलाव हैं। तो इसको किस रूप में देखते हैं, क्योंकि 10वीं अगर बोर्ड ख़त्म होता है तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, सच मायने में हमसे पूछिए तो हम ये कहेंगे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है वो देखने में आपको एक माने बदलाव लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने उसको थोड़ा सा लचीला, सॉफ्ट बनाया है, थोड़ा विद्यार्थियों के भार को कम किया है कि कम ही एजुकेशन देकर हम इसको स्किल देकर उसको रोज़गार दे सकें। आप मिला जुला कर ये कह सकते हैं, माने मैं इतना तो कह ही सकते हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, पुरानी शराब को नई बोतल में ही दिया गया है, केवल उसके बनावट को परिवर्तन कर दिया गया है कि 10+2+3 था। अब 10+2+3 जो मॉडल था हमारे पास अभी तक, उस मॉडल में हमने परिवर्तन कर दिया है। परिवर्तन इसलिए किया है कि वोकेशनल कोर्सेज़ पर हमें एक 10 के लेवल पर, 10+2 जो था उसके लेवल पर, इंटर लेवल पर हमको ज़्यादा वोकेशनल कोर्सेज़ पर जोर देना है, जिससे कि हम विद्यार्थियों को कम ही शिक्षा देकर रोज़गार परख बना सकें। तो वर्तमान राष्ट्रीय शिक्षा नीति को रोज़गार परख बनाया गया है, यानी कि हम वर्डन को कम किया है स्टूडेंट को कि कम ही समय पर वो रोज़गार प्राप्त कर सके। इसलिए आप देखते होंगे कि स्नातक की डिग्री जो है 3 साल और 1 साल ज़्यादा 4 साल का किया गया है। तो 3 साल सभी को पढ़ना है और वो ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन जो ऑनर्स पढ़ेंगे और आगे रिसर्च करने की बात होगी उसको 1 साल ज़्यादा पढ़ना होगा। तो 1 साल ज़्यादा पढ़ के ऑनर्स की प्राप्ति करके फिर वो स्टूडेंट ही पोस्ट ग्रेजुएट पे जाएंगे और फिर वो रिसर्च के लायक हो जाएंगे। तो 1 साल जो बढ़ाया गया है वो ये ध्यान में रख कर कि वो रिसर्च के लायक, हम जो रिसर्च करना चाहेंगे वो करेंगे, नहीं तो 3 साल में उसको डिग्री प्राप्त हो जाएगी, उसको ऑनर्स की मिल जाएगी और उसको आगे अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा बदलाव और भी देखने को मिल रहा है कि एमफिल को जो है समाप्त करने की बात है। देखिए, एमफिल पहले भी बहुत नीड नहीं था। मैं समझता हूँ पहले से ही इसको हटा देना चाहिए था। एमफिल कोई उस ढंग की पढ़ाई नहीं थी। जब ऑनर्स की पढ़ाई और एमए में स्पेशलाइजेशन की पढ़ाई
और फिर पीएचडी लोग कर ही रहे थे, तो बीच में एमफिल रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम लोग के शिक्षा नीति में ये यूजीसी ने किया था कि भाई पीएचडी के पहले एमफिल की पढ़ाई हो, और एमफिल से लड़के ट्रेंड हो जाएंगे तब पीएचडी करने में सुविधा होगी और तब वो शोध कार्य का अंतिम रूप दे सकेंगे। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये देखा गया कि एमफिल का उतना लाभ हम शोध में नहीं ले पाए पीएचडी में, तो ये बहुत सही कदम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एमफिल को हटा दिया गया। इसको पहले ही हटा देना चाहिए था। एक और बात कि पहले जो कहा जाता था कि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी, मैकाले की शिक्षा नीति, वो था कि मैंने जो क्लरिकल मैंने अंग्रेजों के लिए तैयार करना, और अब की शिक्षा नीति कहा जा रहा है कि जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम जो शुरू किए जा रहे हैं, तो इससे एक स्किल डेवलपमेंट, तो किस रूप में इसको देखते हैं? क्या क्योंकि इंग्लिश अभी भी है कंपलसरी? नहीं, ऐसा नहीं है। मैकाले में एक बीजारोपण इंग्लिश का किया गया था, और भारत में जिसका नुकसान भारत को ये हो रहा था कि भारत की जो मातृभाषा थी उसकी महत्व घट रही थी। तो नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें मातृभाषा पर बल दिया गया है कि भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी को विश्व का एक बड़ा भाषा क्यों नहीं बनाएं। तो सरकार की पहल है कि ये विश्व के स्तर पर ये भाषा स्थापित हिंदी हो, इसलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी की प्रधानता यानी मातृभाषा में उसकी 5वीं तक पढ़ाई और 8वीं तक पढ़ाई का इस पहली बार व्यवस्था किया गया है कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी में बच्चों को क्लास 1 से 5 तक हिंदी में ही शिक्षा दें, यानी अपनी मातृभाषा में, क्योंकि कोई भी बच्चा मातृभाषा में तुरंत रिसीव कर लेता है, किसी भी बात को बहुत जल्दी सीख लेता है। तो मातृभाषा पर इसलिए जोर दिया गया है कि भारत की जो मातृभाषा है वो सुरक्षित रहे, और विश्व में जो त्रिभाषाएं बोली जाती है उसमें हिंदी ऊपर आ सके, इसलिए हिंदी का महत्व दिया गया है मातृभाषा का, कि भारत में हिंदी बोली जाती है, यही मातृभाषा है। हम इसके महत्व को देखते हुए अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया, जो इसके पहले मैकाले में इस ढंग की प्रावधान नहीं थी, जिसको सरकार ने बदलकर अपनी मातृभाषा को जिंदा रखने के लिए और विश्व के स्तर पर स्थापित करने के लिए पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहल की गई है। एक और सवाल इसमें उठता है कि हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दे करके उसको प्रमोट करने की बात हो रही है, विश्व स्तर पर ले जाने की बात हो रही है, लेकिन जो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, चाहे बंगाल हो चाहे दक्षिण के हो, तो कहीं ना कहीं वो तो फिर आरोप लगाएंगे कि हिंदी को थोपने की, क्योंकि हिंदी विरोधी। नहीं, समझने की फेर है, ऐसा नहीं है। मातृभाषा का मतलब है जो बोली उसकी बोली जाती है। कोई भारत में कई राज्य हैं, तो अगर बंगाल में बंगाली बोली जाता है तो वही उसकी मातृभाषा है, उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है तो उसकी मातृभाषा है। तो अब मातृभाषा का अर्थ यहाँ पर है कि जो उसकी अपनी बोली है और उस बोली को जिंदा रखना है। तो यहाँ महत्व है कि उसकी हिंदी हम बोल रहे हैं कि पूरे भारत का मातृभाषा हिंदी है, लेकिन राज्य स्तर पर देखिएगा तो जो बोली बोली जा रही है वही उसकी मातृभाषा है। तो इसकी महत्ता तो वहाँ है ही, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसके महत्ता को कम नहीं किया गया है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए इस शिक्षा नीति की जो 34 साल बाद आई है, तो इसका रिजल्ट आने वाले दिनों में जो कहा जा रहा है कि व्यावसायिक अपने युवाओं का एक वर्ग ऐसा तैयार करना कि जो स्किल इंडिया की बात हो रही है, उसमें जो है एक स्थान जो है भारत को मिलेगा। बात सही है। अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस प्रकार से बनाया गया है कि आने वाला समय में भाषा का महत्व को बनाए रखा, भाषा को लेकर पूरे विश्व में एक विवाद चलता है, जैसे इंटरनेशनल भाषा अंग्रेजी स्थापित है नंबर 1 पर, तो हम क्यों नहीं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी बात करें कि विश्व के स्तर पर हिंदी नंबर 1 हो सके भाषा में। हमें ये हम लोग का प्रयास है कि विश्व में सभी देश, आज विश्व के वैश्वीकरण में आप देखिएगा तो कई देश, अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो चाहे जापान हो, रसिया हो, सभी जगह हिंदी बोली जा रही है। इस सभी देशों में हिंदी बोली जा रही है, तो हिंदी अब विश्वव्यापी भाषा हो गई है। ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में इसको बोला जा रहा है। तो धन्यवाद सर। तो ये थे तपन सांडिल्य सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। इन्होंने जो नई शिक्षा नीति जो 1 अप्रैल से लागू होने वाली है पूरे देश में, उसको लेकर के अपना जो विचार जो है वो रखा और बताया कि इस जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके क्या फ़ायदे हैं, और आने वाले दिनों में जिस स्किल इंडिया की बात प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं एक ये भारत के जो युवा हैं जो उनको जो है स्किल्ड करके उस मंच तक ले जाना है, और साथ ही मातृभाषा को
प्रमोट करना है। तो बने रहिए लोकमंच लाइव के साथ, सहयोगी मुकेश के साथ मैं आशुतोष कुमार, रांची।